हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है साजिद डार साहब। डार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima sir. Thank you so much. डार साहब, दो तीन बातें करनी है। एक तो बात यह है कि भारत के अंदर बेंगलुरु में जो पहली ऐसी बोइंग फैसिलिटी खोली गई है अमेरिका के बाहर, जो सबसे बड़ी है, जिसे बोइंग इंडियन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कहा जा रहा है, जो कि 1600 एकड़ में और 43 जो है वो 1600 करोड़ में और 43 एकड़ में जो ये फैसिलिटी लगाई जा रही है। तार साहब, कहा जा रहा है कि इंडिया को 2000 के करीब जो है वो जहाज़ों के ऑर्डर उन्होंने दे दिए हैं। हम तो शुक्र कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जंग ना हो, जिसका हमें इस पर भी थोड़ा कमेंट कीजिएगा कि हालात हमारे नॉर्मलाइज हो गए हैं ईरान के साथ, शुक्र है अल्लाह का। मज़ीद किसी कॉन्फ्लिक्ट में हम नहीं चले गए। और साथ में ये पहले बात करके साथ में उस पर भी बात करनी है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट आ रहे हैं, सुना है भारत और राफेल खरीद ले। लेकिन तार साहब, हाउ डू यू सी दिस, ये जो बोइंग फैसिलिटी जो इंडिया के अंदर, जिसका नरेंद्र मोदी ने कल इफ्तिताह किया बेंगलुरु में? शुरू तो मैं इस पे करना चाहूंगा, हमारे साथ पाकिस्तान के साथ बड़ी सख्त ज्यादती हुई है। काकड़ साहब गए थे डेवोस में बिजनेस लेने, लेकिन बोइंग चला गया इंडिया में। कोई सब नहीं देखे तो ज्यादती है। जिस तरह हमारे फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि चंद्रयान हमने भेजना था, चला इंडिया का गया है। पता नहीं, बिजनेस हम इलाके में ढूंढते फिरते हैं, वो इंडिया वाले बिजनेस ले जाते हैं। ये ज्यादती है। मैं कहता हूँ ये भाई, ये खुला तजाद, मैं कहूंगा इसको खुला तजाद है। चीमा साहब, दूसरा ये है, जो मेरे इस पे कमेंट्स हैं वो ये हैं कि जाहिर है बोइंग अब भारत में बनेगा, उसकी वजह ये अमेरिकन तो काम करने से जवाब दे गए। वो तो कहते हैं हम नहीं काम करेंगे। वो तो बिल्कुल इस वक्त देखा, अमेरिका शट डाउन पड़ा है। अमेरिका के अंदर, जिस तरह मैंने आपको एक अर्ज की थी कि इलॉन मस्क ने आज से तकरीबन 6 महीने 7 महीने पहले कहा था कि अमेरिकन जो है वो काम पे ना आने के लिए एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं। जिस तरह वर्क फ्रॉम होम है, फेडरल गवर्नमेंट आज भी लोग घरों से काम कर रहे हैं, जो जिसको कहा जा सकता है कि काम ना करना। और चाइना में उनके प्लांट जो है वो 6 दिन लोग काम करते हैं, 9 घंटे काम करते हैं। बल्कि इलॉन मस्क ने कहा था कि मेरे जो प्लांट चाइना में है 24 घंटे चल रहे हैं। तो अब दुनिया मैन्युफैक्चर करेगी। अमेरिका तो अब यहां पे सिर्फ मरवाना पिएगा और दुनिया चलाएगी इनको। और वो देखें कितना अरसा चलते हैं, चलने वाले हालात नहीं है। मैं मुसलसल देख रहा हूं। कल प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने स्पीच की थी कि यहां पे कभी भी अब अमेरिकन किसी एयरपोर्ट पर फ्लाइट टाइम पर नहीं जाते। फ्लाइटें एक एवरेज हो चुकी है कि 2-2 घंटे डिले होती है। बल्कि यहां तक सोचा जा रहा है कि जानबूझ के इस वक्त जो वो बूटा चिंग, हमारे जो फर्स्ट ओपनली गे जो हमारे मिनिस्टर हैं, बल्कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के वो इंचार्ज हैं, और वो सख्त तरीन लिबरल हैं। वो कहते हैं कि हम एयरपोर्टों को ठीक इसलिए नहीं करना चाहते, हम लोगों को इनको ट्रेनों की तरफ लेके जाना चाहते हैं। वो कहते हैं हमने त्यारे बंद कर देने चाहिए फ्यूचर में। तो जाहिर है जब बोइंग के ये हालात होंगे यहाँ पे, जिस तरह आपने खुद फरमाया, मैंने अगले दिन जो लिस्ट आई है कि दुनिया में त्यारों की सबसे ज्यादा नंबर किसका, सबसे पहले इंडिगो, जो कि इंडिया की एयरलाइन है, सबसे पहला नंबर उनका था। अमेरिका में कोई इस वक्त त्यारा नया नहीं खरीदा जा रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। और उड़ते जो त्यारे हैं उनके दरवाजे खुल रहे हैं। आपने देखा होगा कि अगले दिन, पिछले आज से को हफ्ता 10 दिन पहले अलास्का एयरलाइन का त्यारा उड़ रहा था, उसका दरवाजा खुल गया, बच्चे की शर्ट भी उड़ गई उसमें। बल्कि मैंने उस पर ट्वीट किया था कि आज अमेरिका भी बिल्कुल इस तरह ही है, उसका दरवाजा खुल चुका है और अवाम के कपड़े उतर रहे हैं, उड़ रहे हैं। तो बिल्कुल ये बोइंग बहुत बड़ा, मैं समझता हूं मुबारकबाद देनी चाहिए भारत को कि उन्होंने ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट की है भारत के अंदर कि ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो अट्रैक्ट हो पहले। और ये एक दिन में नहीं हुआ। मैं ये सुनने वालों के कानों में से ये निकालना चाहता हूं कि इट्स अ प्रोसेस होता है। यू हैव टू क्रिएट एन एनवायरमेंट जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी लॉ एंड ऑर्डर होता है। कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर कारोबार ऐसी जगह पे नहीं करता जहां पे पुलिस ही उसके गले पड़ जाए, जहां जज ही उनसे भत्ता मांगना शुरू कर दें। ऐसी जगहों पे कारोबार नहीं होता। और ये आज से भारत में नहीं हो रहा, पहले भारत ने प्रूव किया था अपने आप को दुनिया की फार्मेसी। इस वक्त मैं जो भी दवाई अमेरिका में लेता हूं उसके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा होता है। चैलेंज मैं करता हूं। और ये एक दिन में नहीं हुआ ये, बल्कि ये मोदी साहब ने इसको इंक्रीज किया होगा, लेकिन प्रोसेस जो है पहले जो पिछले प्राइम मिनिस्टर्स थे उन्होंने शुरू कर दिया था। पिछले, ये मैं समझता हूं कि भारत की तरक्की में
तकरीबन पिछले 20 या 25 साल आप कह सकते हैं कि उनकी ये एफर्ट थी। एफर्ट तो बहुत पुरानी है। बुनियादें तो उन्होंने रख दी जब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बना दिया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जब बना दिया था उन्होंने, बुनियादें तो शुरू हो चुकी थी उस वक्त ही, लेकिन आज उसका फ्रूट सामने आ रहा है। मैंने शायद आपको कहा था कि मैं आई वाज अमेज्ड टू हियर कि हैदराबाद का एक पब्लिक स्कूल था जिसमें हाई स्कूल की एनिवर्सरी के अंदर दुनिया के 3 बड़े लीडर वहां गए थे, तीनों के तीनों इंडियन नजाद थे, तीनों की तालीम जो थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से थे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अजय बंगा फॉर वर्ल्ड बैंक। सेम हाई स्कूल हैदराबाद। और मेरे जैसा बंदा बात करे तो कहते हैं इराक एजेंट बोल रहा है। मैं तालीम की तुम्हें बात करता हूं, तुम्हें नेशनलिज्म की बात बताता हूं तो तुम कहते हो तुम भारत। किसी और, मैं चलो उसका प्राइम मिनिस्टर हांगकांग का जो प्राइम मिनिस्टर ली था उसका ले लो मिसाल आप, कि दुनिया में कौमें किस तरह बनती। लेकिन चीमा साहब इसमें मैं मुबारकबाद दूंगा, बहुत जरूरी है, अच्छा हुआ है। और साथ ही इस पे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आपने जिस तरह बताया कि इमैनुअल मैक्रों आ रहे हैं जनवरी 6 इंडिया रिपब्लिक डे के ऊपर, यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा दुनिया के अंदर ये इनविटेशन पहले हमारे बुजुर्ग जो प्रेसिडेंट हैं उनके लिए भी थी। एक अफवाह उड़ी थी कि शायद वो भी जाएं, लेकिन उनको ओबामा ने कहा होगा नहीं शायद आप ना जाएं, क्योंकि चूंकि इस वक्त गवर्नमेंट तो ओबामा साहब चला रहे हैं और ये जमहूरियत के ऊपर एक तमाचा है कि एक इंसान का 12वां साल है उसकी प्रेसिडेंसी का आज। और यहाँ पे ये भी अफवाहें उड़ रही हैं कि अब उसकी वाइफ शायद डोनाल्ड ट्रंप साहब के मुकाबले पे आ जाए, मिशेल ओबामा। तो ये दुनिया में हिस्ट्री होगी कि एक इंसान ने अमेरिका को 20 साल रूल किया है। ये हिस्ट्री होगी और मैं समझता हूं इस 20 साल के बाद अमेरिका बिल्कुल इस जगह पे आ जाएगा कि ना बॉर्डर होंगे, ना जहाज होंगे, ना गाड़ियां होंगी, कौम गधों पर होगी और साइकिलों पर होगी, क्योंकि ये इनका इरादा है फॉसिल फ्यूल को बंद कर देना, गाड़ियां बंद कर देनी, बैन कर देनी गाड़ियां। हमारी जिस स्टेट में मैं यहां बैठा हूं, हमारे प्रेसिडेंट साहब जो हमारे जो गवर्नर है उसने यहां पे एक बिल पास करा दिया है कि 2030 के बाद यहां पे फॉसिल पेट्रोल वाली गाड़ी इस स्टेट में नहीं बिकेगी। गाड़ियां भी बंद, हवाई जहाज भी बंद, सिर्फ गवर्नमेंट ऑपरेटेड ट्रेन एंड साइकिल्स एंड खोते। ये हमारा सोर्स ऑफ जो होगा ट्रांसपोर्टेशन। तो यू कैन प्रिडिक्ट आवर फ्यूचर। तो यहां से सारा बिजनेस तो चला जाएगा दुनिया में, और उसमें सबसे ज्यादा बिजनेस कहां जाएगा मैं बता रहा हूं आपको। पहले नंबर पे इंडिया, दूसरा नंबर चाइना। चाइना इनके पास फिर भी अभी गुजारा नहीं है। और दूसरा मैं ये बता रहा हूं चाइना भी स्ट्रगल कर रहा है बिजनेस के लिए। प्रेसिडेंट शी अमेरिका में आए, उनकी यहां मौजूदगी के दौरान ही प्रेसिडेंट जो हमारे बुजुर्ग प्रेसिडेंट बाइडेन है उन्होंने उनके मुंह पे थप्पड़ मारा, लेकिन वो चुप करके चले। इन्होंने उनको कहा था डिक्टेटर है। अभी ही वाज स्टिल ऑन अमेरिकन सॉइल, तो वो हंस के निकल गए यहां से। उन्होंने कहा जब दफा करो, तो इनका तो कोई फ्यूचर नहीं है, मैं तो चाइना का लीडर हूं, मैंने तो कौम को जवाब देना है। उन्होंने कैलिफोर्निया में जो बिलियनर्स की उन्होंने बिलियनर्स जो अमेरिकन थे उनको इकट्ठा करके बिलियनर्स जो थे उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की प्लीज कम बैक टू चाइना अगेन, वी विल लव टू हैव यू। और ये हमारा जो उधर बादशाह आदमी है ये कहता है ये डिक्टेटर है, तो भी उसको बुलाने की क्या जरूरत है अगर डिक्टेटर है। लेकिन चीमा साहब इस वक्त आज की मैं इंटरेस्टिंग बात बल्कि इस पे एक और मैं करना चाहूंगा, मैंने आज इस पे ट्वीट भी किया है, और क्योंकि उस पे कल जो पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया है ईरान की तरफ, चीमा साहब उस पे प्रेसिडेंट बाइडेन से क्वेश्चन किया है किसी जर्नलिस्ट ने। उन्होंने कहा जी आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा जी मैं देखें ये इस चीज का प्रूफ है कि ईरान को उनके उस रीजन में कोई भी पसंद नहीं करता। बड़ी खुशी का इजहार किया उन्होंने। अब खुश क्यों है मैं बताता हूं। खुद लड़ा नहीं जाता, खुद हिला नहीं जाता, खुद लाचार हैं, बीमार हैं। रशिया यूक्रेन को कहते हैं तुम रशिया के गले पड़ जाओ, इंडिया को कहते हो तुम चाइना के गले पड़ जाओ, पाकिस्तान को कहते हो तुम ईरान के गले पड़ जाओ। तुम्हारी जंगे कोई और लड़े अब। हाउ डेयर यू एक्सपेक्ट दैट थिंग। खुद तुम जिस तरीके से भागे हो, वो कहते हैं जूतियां छोड़ के भागे हो अफगानिस्तान से रात के अंधेरे में, तो तुम अब कहते हो दुनिया तुम्हारे बदले ले अब। तो ये पॉसिबल नहीं है। कल इसका रिएक्शन ये था। दूसरा मैं वापस उसी टॉपिक पे आना चाहता हूं चीमा साहब। अब जो मिक्रा है उनका तीसरा दौरा है भारत का, ये पहला दौरा नहीं है। और उनके जो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ, मैं यहां मेंशन करना चाहूंगा कि मोदी साहब चीफ गेस्ट थे उनके नेशनल डे के ऊपर जुलाई में। और सबसे बड़ी बात यह थी
कि वहां पे 241 इससे ज्यादा 300 के करीब लोग जो थे भारत से जाके इन्होंने वहां गए थे और इन्होंने धुन बजाई थी, सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। तो ये उसकी अब इसी तरह का होगा। मिकरा साहब आएंगे। कुछ कहते हैं लोग 2 दिन का दौरा होगा, कुछ कहते हैं 3 दिन का दौरा होगा। इसके दौरान कोशिश की जा रही है कि न्यू दिल्ली के साथ आसपास किसी दूसरे शहर में भी उनको लेके जाया जाए। जयपुर के अंदर कोई डिफेंस रोड शो करने का भी कोई इसकी भी इतला मिल रही है। अब देखें वहां जाते हैं नहीं जाते। लेकिन बताने वाली बात यह है कि पिछली जुलाई 2023 में इंडियन डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूव किए थे 26 राफेल तैयारे और 3 स्कॉर्पियन सबमरीन, जो कि फ्रांस और स्पेन की कोलैबोरेशन से बनेगी। उसका हो चुका है। और दूसरा मैं यहां यह जरूर मेंशन करूंगा कि ये 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है और 74th एनिवर्सरी होती है। हालांकि आजादी को तो काफी 26 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है कि भारत बनने के 3 साल बाद कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था। दिस इज अ सेलिब्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं समझता हूं। और दूसरा, जब इसके बारे में मैं मजीद इंक्वायर कर रहा था तो ये पहले फ्रेंच प्रेसिडेंट नहीं है जो आते रहे हैं। इससे पहले जो फ्रांसिस ओलांद थे वो भी आते रहे हैं, निकोलस सरकोजी आते रहे हैं और जैक शिराक भी आते रहे हैं। 2016 में भी आए और माजी में भी आते रहे हैं। और फ्रांस के साथ भारत के बड़े पुराने रिलेशनशिप हैं, स्पेशली डिफेंस रिलेटेड। अब देखें, दुनिया के 2 ही बड़े तैयारे हैं, 2 ही ज्यादा कंपनियां हैं जिनके बारे में लोग सफर करते हैं। एयरबस है फ्रांस की, या बोइंग है। बोइंग का हेडक्वार्टर आपने बता दिया बेंगलुरु में, मोदी जी ने खुद उसका इफ्तिताह किया है। अमेरिका से बाहर इतना बड़ा कैंपस बनाना रिमार्केबल। दूसरा, फ्रांस के प्रेसिडेंट। सो तो एयरबस और बोइंग दोनों भारत की जेब में है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया in the coming days. It's a remarkable achievement. It's a remarkable growth. और मैं बताऊंगा कि as a political scientist कि these stories and these theses will be taught in the future कि how the India has risen in the region. Not only अब तो वो they are almost close to achieve the title of a superpower. जिस तरीके से मैंने आपको अगले दिन कहा था कि रेड सी के अंदर इस वक्त अमेरिकन 3 डिस्ट्रॉयर हैं, भारत के 4 हैं। और क्यों हैं? क्योंकि 80% उनका जो तेल है वो रेड सी से आता है। और जब अपने अपने लोगों का ख्याल हो, इन्फ्लेशन का ख्याल हो, तो 4 कैरियर भेजे जाते हैं और फिर ईरान जाया जाता है। डॉक्टर जयशंकर वहां गए हैं सिर्फ इसी रीजन से कि ताकि उनको कन्विंस किया जा सके कि भारतीय शिप्स को नहीं छेड़ना। तो ये दिस इज हाउ मेरे ख्याल में दुनिया को चाहिए कि वो भी अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए कोशिश करें, बजाय कि अपने बच्चों को कैनेडियन पीआर के पीछे ही बेचते फिर के। जिस तरह हमारे मेरे मादरे मिल्लत के जो जितने सपूत हैं, उनसे उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो सारी जिंदगी की अचीवमेंट एक ब्यूरोक्रेट की क्या है, एक एस्टैब्लिशमेंट या जज की क्या है। पुत्र 3 पीआर मिल गया कनाडा, कहते कनेडा सेट हो गया। तो चलो फिर ये डिफरेंस इज राइट देयर। अगर आप इफ यू डोंट वांट टू गो टू दैट ट्रैक, चलें, पाकिस्तान तरक्की तो कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर ना से बाहर तो कर ही रहे हैं तरक्की। लेकिन बताना ये चाहूंगा कि अब कनाडा से इंडियंस दे आर गोइंग बैक हैप्पीली डिपोर्ट होके नहीं जा रहे। वो उनको निकाला नहीं जा रहा, हैप्पीली जा रहे हैं। उनको फ्यूचर पीछे नजर आना शुरू हो गया। उनकी इस जितनी लेकिन तार साहब उनकी पर कैपिटा नहीं, मैं ये बताना चाह रहा था, साहब जितनी तनख्वाह वो कनाडा में लेते हैं, जितनी तनख्वाह वो यूके में लेते हैं, तनख्वाह उतनी ही मिल जाती है उनको भारत में। साथ मिलता क्या है? साथ नौकर चाकर ड्राइवर मिल जाते हैं, रिश्तेदार मिल जाते हैं, लाइफ दोबारा अपने साइकिल में आ जाते हैं। तीसरी बात है, जो सबसे बड़ी बात जो सब देते हैं, वो प्राइड होती है, नेशनलिज्म होता है। मैं जाऊंगा, मैं भारत की तरक्की का बायस बनूंगा। जाने को मैं भी तैयार हूं पाकिस्तान, लेकिन अगर आगे से जूते ना पड़े, आगे से मुझे पुलिस और जज मेरे गले ना पड़े, जाने को तो मेरा भी दिल करता है। आप और मैं रोजाना बैठ के क्यों रोते चीखते हैं? अंदर से मोहब्बत तो है, वरना मैं क्यों पाकिस्तान की खबरें फरोलता हूं सारा दिन? मैं यहाँ की सियासत में मैं बड़ा खुश हूं अपने सारे सेटअप पे। आई एम एन अमेरिकन, आई एम वेरी प्राउड अमेरिकन, वेरी प्राउड अमेरिकन। लेकिन दर्द है कि मेरी माँ के कपड़े फाड़े जा रहे हैं बड़ी दिलेरी के साथ, बेशर्मी के साथ 76 साल से। और चीमा साहब, जिस तरह मैंने अर्ज किया था, हमें एक ख्वाब दिखाया था मेरे मुर्शद ने, दिखाई खबी थी मारी सजी थी, तो कई यहां से डॉक्टर गए थे उड़ते
हम जाके पाकिस्तान जाएंगे, खोटे पैसे की तरह वापस आए हैं, जलीलो ख्वार कपड़े उतरवा के आए हैं वापस। कई आए हैं, कई को मैं पर्सनली जानता हूं, और एक दफा नहीं कई दफा गए। पहले एक और वजीर आजम था जिसने कहा था वो पैसे भेजो अपने पाकिस्तान बचाओ कि कर्ज बचाओ, क्या उस वक्त भी दोनों दुनिया ने भेजा था। शौकत खानम हॉस्पिटल सारा अमेरिकन पाकिस्तानियों ने बनवाया सारा। आप ये सोचें कि हम पाकिस्तान, आप जो पाकिस्तान में बैठे हैं, आपसे ज्यादा हम प्यार करते हैं पाकिस्तान से, यही हमारा अलमिया है, और आप इसको ब्लैकमेल करते हैं। आप बड़ी दिलेरी से वहां कहते हैं जी इतना पैसा पाकिस्तानी भेज रहे हैं बाहर से, भेजना तो और की करना, अपने माँ प्यो ने उन्होंने मार देना, उन्होंने रोटी वास्ते भेज दे तो हम थोड़ी भेज दें। लेकिन अलमिया यह है कि वो पैसा फौरन उड़ के वापस टोरंटो आ जाता है, जो हम डॉलर उधर भेजते हैं वो फौरन बाहर निकल आते हैं। उधर कुछ भी नहीं है, उधर आप वो कहते हैं ना डो डो करना, डो डो उधर भुखे बंदे बैठे ने, वो बेचारे बुरी हालत है। इंसानी जिंदगी का अलमिया है। जिस तरह मैं पहले कहता हूं कि इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा लेबर कैंप आप बन चुके हैं, प्रूवन प्रूवन। आप सिर्फ और सिर्फ अपने 5 या 10 हजार लोग जो आपको चला रहे हैं उनकी जरूरियात पूरी कर रहे हैं टोरंटो और लंदन में, और कुछ भी नहीं हो रहा। मैं शुक्र करता हूं इस चीज का कि शायद, और ये भी मैं बता रहा हूं चीमा साहब, अगर ये भी मैं समझता हूं आसिम मुनीर साहब हैं जिन्होंने रिटेलिएट कर लिया, और कोई होता डिसीजन करने वाला तो शायद ये भी ना करते। पहले कई दफा ऐसे वाकयात छोटे मोटे हो चुके हैं। आपकी टीटीपी कितनी दफा घुस के आपको मार चुकी है, किसी ने जवाब दिया? आजकल बल्कि मैंने एक अगले दिन आर्टिकल पढ़ा, आसिम मुनीर साहब हैज सेंट अ वेरी स्ट्रांग सिग्नल टू द तालिबान एज वेल। वो भी थोड़े स्लो डाउन हो चुके हैं, हाँ वो भी जी। स्लो डाउन हो चुके हैं। हाँ। और मैं जिस तरह आपको कहता था कि मेरे जैसे बंदे के लिए तो फिर एक उम्मीद जागी है कि शायद पाकिस्तान के लिए कोई टफ डिसीजन करने वाला बंदा आ चुका है, लेकिन इनको स्पीड अप करना चाहिए, थोड़ा स्पीड अप होना चाहिए। अंदरून जो ऑपरेशन है अंदरून, वो होना चाहिए क्रैकडाउन करप्शन के ऊपर और फ्रॉडिये जो चल रहे हैं, जिसकी एक मैं मिसाल ये भी देना चाहूंगा चीमा साहब, कल मैंने खबर पढ़ी है कि 41 करोड़ रुपीस अकाउंटों में से फ्रॉड के जरिए निकाल लिया गया। 41 करोड़ रुपया अकाउंटों से निकाल लिया, लोगों को पता ही, रो लो चीखते चीखते फिर। तो इस तरह की स्टोरियां मौजूद हैं। कल मैंने शायद आपको एक वीडियो भेजी थी, बड़ी तकलीफ के साथ मैंने आगे कुछ दोस्तों को भेजी है, कि एक बंदा 2 टांगों से माजूर है, किसी सड़क पर सड़क पर बैठकर जुराबें और ग्लव्स और टोपियां बेच रहा है, और पुलिस वाले अपने डाले पर आए हैं और उससे टोपियां और जुराबें उठा के उन्होंने कहा जी हम अपने अफसर को दिखा लें, और डाले में बैठा है, और डाले में बैठ के चले, रो रहा बंदा बैठ के, हैंडीकैप, 2 टांगे उसकी माजूर है। तो ये जो मैं आपको इस तरह बताया चीमा साहब, मुझे अगर मेरे जैसा बंदा यहां से जाए तो सबसे ज्यादा खतरा किससे? पुलिस से। दूसरा खतरा किससे? जजों से। तो फिर ये किस तरह चलेगा ये काम? इस तरह तो नहीं होता। जो टांगों से माजूर है उसको भी नहीं बख्शा गया। पता नहीं फिर कौम के मुहाफिज हैं ये, अब पता नहीं इन्होंने मरना नहीं है, किस स्टील के बने हैं ये लोग, क्या है। तार साहब एक थ्योरी आ गई है, चलो इंडिया में तो हमें, मैं देख रहा था ये जो बेंगलुरु की फैसिलिटी है तारड़ साहब, वहाँ 3,000 वो इंजीनियर्स काम करेंगे। इट मीन्स कि वहाँ पे इतनी मैन पावर इंजीनियर्स की है। लेकिन हमारे पास तारड़ साहब सुना है तहरीके इंसाफ के पास प्लान सी आ गया है, और प्लान सी वो कहते हैं कि अगर ये इलेक्शन हमारी मर्जी के ना हुए तो 9 मई से ज्यादा फसादात भी हम कर सकते हैं। ये भी खबरें उड़ रही हैं। उधर लड़के इंजीनियर बने हैं, वो बेंगलुरु में काम कर रहे हैं। हमारे वो जो आपका लफ्ज है लौंडे लपाड़े, ये सारे अब वो कहते हैं प्लान सी तैयार है कि हो सकता है हम 8 फरवरी को कोई फसादात ना हो जाए। ये भी एक थेरी, कॉन्स्पिरेसी थेरी है, पता नहीं हकीकत है या क्या है, लेकिन ये चल रही है। तार साहब, इंडियन स्टूडेंट को क्या शौक है कि वो इंजीनियर बन रहा है, उसके अंदर क्या है? और इस यूथिये जो है ये ट्विटर पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे लगा हुआ है और वो कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। ये 2 डिफरेंट यूथ का क्यों टेम्परामेंट अलग-अलग क्यों है? चीमा साहब 2 चीजें, इसका भी बहुत पुराना बैकग्राउंड है। इसका बैकग्राउंड पुराना इसलिए है चीमा साहब, जब आपने शुरू किया है पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसको आप टाइमली फैशन पे इस्तेमाल करते हैं। जब भी आपको किसी चीज से तवज्जो हटानी हो, तरक्की की तरफ से, ग्रोथ की तरफ से, तो आप इसको इस लफ्ज का इस्तेमाल सियासी तौर पर करते हैं। इसका रिसेंटली डेंजरस इस्तेमाल किसने किया था? हमारे पिछले रहनुमा जो थे जनरल जियाउल हक साहब ने किया था, क्योंकि जरूरत थी डॉलरों की, तो जिहाद तैयार किया गया। उन्होंने कहा जाओ इस अफगानिस्तान के लिए जिहाद करो। जबरदस्ती नमाजें पढ़ानी शुरू कर दी गई, दाढ़ियों वालों को प्रमोट करना शुरू कर दिया गया, जबरदस्ती। फिर उसके बाद हमारी अफसोस के साथ कहूंगा एजेंसियों ने इसको इस्तेमाल किया। जैश ए मोहम्मद है, उसके बाद वो मौलवी साहब, रिजवी साहब थे, उनको प्रमोट किया गया।
लोग, जवान लोगों के लोगों की फिर उसके बाद कश्मीर में जिहाद, इधर जिहाद उधर जिहाद, फिर उसमें चीमा साहब उसका रिजल्ट फिर क्या निकलता है? उसका रिजल्ट यही है ना, जो निकल रहा है यही निकलेगा ना। उसकी वजह अब ये ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट जिनका हर दूसरे शहर में अंदर एक बच्चा लेजेंड बगैर शादी के बच्चा पड़ा है और उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, मेरे मुर्शद पाक जो है, वो क्या क्या उनको जरूरत पड़ी थी ऑक्सफोर्ड से आके एक 5 बच्चों की मां जो है उससे शादी की वजीर आजम बनने के लिए, और फिर अपनी हर चीज को उन्होंने कहा अमर बिन मारूफ है, ये सियासत नहीं, ये जिहाद है। तो फिर क्या करेंगे? फिर मैं जो इस पर आखिरी कमेंट्स ये देना चाहूंगा कि किसी ने पूछा, हमारे इस वक्त जो मुख्तदर अदारे हैं उनसे पूछा गया है कि आप 9 जनवरी पे जो पिछले बंदे थे, आप उनके डिसीजन क्यों नहीं कर रहे जल्दी से जल्दी? उन्होंने कहा क्योंकि इलेक्शन का पीरियड, हम ये नहीं चाहते अनरेस्ट हो जाए। तो जब आप उन पे सॉफ्ट करेंगे तो फिर वो फिर दोबारा उस तरह, देखिए ना जुर्म क्या होता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ क्राइम, क्योंकि आप सोसाइटी में जब किसी मुजरम को सजा नहीं देते तो वो लोग उसको बार बार रिपीट करते हैं। अब 9 जनवरी को आप बड़ा लाइटली ले रहे हैं, वो खतीजा को भी घर भेज दिया आपने, खवातीन अंदर बैठ के जो इलेक्शन लड़ना चाहती हैं अंदर से कम्युनिकेट कर रही हैं, मेरे मुर्शद पाक अंदर से बैठ के इकोनॉमिस्ट में आर्टिकल लिख रहे हैं, मुर्शद को अंदर साइकिल दे दिए गए हैं, वो बैठ के लगा रहे हैं, दंड बैठ के कर रहे हैं, मुर्गियां खा रहे हैं, 60 वकील पेश होते हैं, लतीफे और शेर सुनाते हैं सारा दिन। ये जेल है, जेल। भैना भी मिल रही ने, बीवियां भी मिल रही ने, सारी दिहाड़ी अंदर एक तमाशा लगा। वाह भाई वाह। अगर ये करेंगे तो मेरे ख्याल में हर महीने 9 जनवरी होगा। फिर जब जेल जेल ना हो, जब जुर्म को जुर्म, जब एक मुजरम को मुजरम ना समझा जाए तो फिर यही होना है, क्योंकि उनके साथ सख्ती से डील ही नहीं किया गया। जेड़ा रेडी वाला को फड़िया गया वो तो पड़ा कहीं, जिनके कुछ वाकफकार थे उनको छोड़ दिए गए, जिन्होंने वकील कर रही। अब इस बंदे ने क्या, मैं कहता हूं मैकियावेली 2 है ये बंदा, जिस तरीके से वोट इसने अपने टिकट दिए वकीलों को। मैकियावेली की चाल है या नहीं चाल? देखिए क्या चाल, कौन सी चाल छोड़ी गई है पावर में पहुंचने के लिए, किस किस चीज पे कंप्रोमाइज नहीं कर रहा बंदा वो। लेकिन चीमा साहब, क्योंकि आप लोग ओरिजिनली जो भी लोग हैं नेशनल इंटरेस्ट में डिसीजन नहीं ले रहे, आज भी आप स्टेट ऑफ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए डिसीजन आज भी नहीं ले रहे आप। और फिर आप बिल्कुल ठीक करें, अगर इस तरह किया जाएगा फिर ये होगा। 9 जनवरी के लोगों को सजा देनी चाहिए थी इबरतनाक किस्म की, ताकि दोबारा लोग ये ना करते, लेकिन वो नहीं हो रहा है। वो कभी एक जज कुछ कर देता है, कभी दूसरा जज छेड़ देता है, कभी तीसरा। मजाक बन चुका है ना, एक मजाक है। फिर इस तरह डील होना है भाई। आर्मी की तनसीबात के ऊपर हमला किया गया तो आर्मी की जुरिस्डिक्शन है, आर्मी उसके केस लड़ेगी। आर्मी कोर्ट्स में होना चाहिए ना। अगर आप किसी फौजी के कपड़े फाड़ते हैं, उससे उसका हथियार छीन लेते हैं, उसको थप्पड़ मारते हैं, तो मिलिट्री आप यू आर पुटिंग योरसेल्फ इनटू द हैंड्स ऑफ द मिलिट्री ट्रायल्स, मिलिट्री कोर्ट्स। तो उधर जाए आप। लेकिन वो जज को टुटा भजा थोड़ा सिफारशी भर्ती होया होंगे, भर्ती कराने वाले कौन होंगे? कोई वजीर आला होंगे, कोई परवेज लाई होंगे, वो जज उन्हें भर्ती कराया होंगे कि कभी काम आएगा। वो उत्थे बह के कहंदा नहीं। और सारे साले भणूजे उत्थे इकट्ठे होए ने, जज भी बने ने। वो देख लें पेशावर वाले और इधर वाले सारे, वो अंदर सबके बहन अद्धियां जजां दे भरा इलेक्शन लड़ रहे हैं, पीटीआई के टिकट होल्डर ने। तो फिर उससे क्या होगा? पता ही है आपको। साला भणूजा भट्टी साहब का देख लो पंजाब दे विच, जवाई उतरा टिकटम फैमिली और जस्टिस एक्सपेक्ट करोगे? और इनको नहीं पता चीमा साहब, इनको भी पता सारा, सब पता। फिर आती है चीमा साहब सख्त फैसले, जिस तरह के ईरान का फैसला किया है 48 आवर्स के रिटेलिएट किया है ना, इस पे भी रिटेलिएट करें आप। 1 मिनट में ठीक हो जाता सारा कुछ, इस पे 2 मिनट भी सोचेंगे उसकी वजह क्या है। दूसरी साइड पे कौन कौन है मैं भी बता देता हूं आपको। ये कौन दूसरी तरफ से वो है जो आज तक कभी किसी के लिए रिटेलिएट किया ही नहीं उन्होंने। किसी भी ताकतवर चीज के सामने खड़ा होने की सलाहियत ही नहीं है, लेट जाते हैं और सदियों से लेट रहे हैं। जरा एक थप्पड़ मारो सारा पिंड लेट जाता है। ये तो चीमा साहब फिर ये इसमें कमजोरियां आपके। डॉक्टर साहब वो तो सही कह रहे हैं आप, वो भी बात सही है, लेकिन चलो पाकिस्तान ने इस हवाले से तो बड़ा रिस्पॉन्ड किया। तार साहब ये जरा इस पे कमेंट कीजिएगा, आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है, आर्मी चीफ मौजूद थे, वजीर आजम भी। सुना है कि जो हमारे सफ़ीर साहब हैं वो भी वापस जा रहे हैं और उनके सफ़ीर भी आ रहे हैं, ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने भी जो है इस हवाले से। आप क्या समझते हैं, बचत हो गई है? ये जो मामलात इतनी जल्दी
कभी हल हुए नहीं दुनिया में जितनी जल्दी ये हल हो गए। इसकी पता नहीं क्या लॉजिक क्या है। ईरान जो है वो डर गया है, ये हमारी जो ऑफेंसिव स्ट्रेटजी है कामयाब हुई है। इस पे भी थोड़ा कमेंट कीजिएगा, ये जो एम्बेसडर वापस जा रहे हैं। मुझे पता है वो टीपू साहब जो थे और खासकर ईरान के एम्बेसडर साहब तो पहले ही वहां थे, जो अपने दौरे पे गए थे तेहरान में। लेकिन चीमा साहब इसके बारे में मुसलसल अमेरिकन मीडिया पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, रॉयटर्स को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। टर्कियों ने इस पे कुछ थोड़ा सा कोशिश की थी। देखिए, दो चीजें मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि पहले भी ईरान ने भी फेस सेविंग दी थी पाकिस्तान को। उन्होंने कहा था कि हमने अंदर जाके जो मारे हैं लोग वो पाकिस्तानी नहीं है। फिर उसके बाद इन्होंने भी फेस सेविंग ईरान को दी। इन्होंने कहा हमने जो जाके अंदर लोग मारे हैं वो ईरानी नहीं है। तो फेस सेविंग तो दे रहे थे। और दूसरा, आपको ये भी पता होगा कि दो चीजें हो रही थी उस वक्त, ईरान और पाकिस्तान की नेवल एक्सरसाइज भी हो रही थी। और जो हमारे काकड़ साहब जो स्कीइंग करने के लिए स्विट्जरलैंड गए थे, उनकी भी मुलाकात हुई थी वहां ईरानी फॉरेन मिनिस्टर से। उन्होंने पूछा सी और सुनाओ चॉकलेट शाकलेट ले लीजिए। उन्होंने कहा जी बड़ी बड़ी नेस्ले दी बड़ियां अच्छी चॉकलेट तुसी भी ले लेना। ये बात उनकी भी हुई थी वहां पे। और सबसे ज्यादा नुकसान तो आपका रूलिंग पार्टी का हुआ है कि काकड़ साहब की वोकेशन खराब हो गई है और हमारे जिलानी साहब सफारी करने युगांडा गए हुए थे। उन्होंने उस वक्त वहां पे दो जीबरे थे, वो उनको पकड़ा हुआ था। उन्होंने कहा उनसे बातें कर रहे थे, तो आपने पीछे से बुला लिया। सबसे ज्यादा नुकसान तो उन दो लोगों का हुआ है। लेकिन इसमें चीमा साहब देखें, अब पाकिस्तान क्या है, वो ईरान क्या है। ईरान रशिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो कहते हैं ना, दो मुर्गों की लड़ाई थी। उन्होंने सिर्फ टेस्ट किया। उन्होंने अपने बच्चे पूरे को कहा यार, क्योंकि ईरान देखें सबसे बड़ी, ईरान को अटैक करना चाहिए तो रोज बढ़ के मारते हैं, या तो सीधा अटैक करें ना इसराइल के ऊपर, तो या फिर मिसाइल को छड़न सीधा अमेरिका थे, तो फिर स्वाद भी आवे। उधर वो भी डरते हैं उस चीज से, वो उधर नहीं जाते, डरते हैं। हाँ, इधर से फिर अमेरिका डरता है। वो हमारा जो डिफेंस मिनिस्टर है उसका तो पता ही नहीं ना कि वो जिंदा है या बेचारा फौत हो चुका है, शहीद हो चुका है। उसका तो पता ही नहीं गया किधर, उसका पता ही नहीं है, नामो निशान ही कोई नहीं। हमारे हालात ये वो क्या नाम था, लॉयड अच्छा ऑस्टिन, लॉयड ऑस्टिन, उसको पता ही नहीं है। उसको कॉलन कैंसर हो चुका है, उसका पता ही नहीं है, नामो निशान ही कोई नहीं। आज 2-3 हफ्ते हो गए, उसका कोई पता नहीं। हमारे हालात ये है। हाँ, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि उन्होंने कहा यार तुसी रिसेंटली यार ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ IMF ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ, और ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਕਾਂ ਵੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, प्लीज 2 ਚੰਡਾ मारना ਸਾਡੇ ਨਾਲ नहीं ये हुआ। तो फिर उसमें पाकिस्तान ने भी 2 चंडा मारती हैं, उन्होंने पैसे हलाल करते हैं अपने। इन्होंने पैसे हलाल कर दिए, तो रशिया ने, उन्होंने पैसे हलाल कर दिए। तो लेकिन ये इतना ही होना था, क्योंकि दोनों कौमों को मैंने आपको बताया था ना कि हालात उनके भी पतले हैं। वो सैंक्शंस पे, अच्छा फिर उन ईरानियों को इलेक्शन की जरूरत है आगे। साल पहले वो हिजाब की कैंपेन चली थी, वो 1979 के बाद सबसे बड़ा एहतजाज वो था। फिर उनको भी तो फेस सेविंग चाहिए ना, अपने लोगों को दिखाने के वेखो जी साडे मसल वेखो, असी इजराइल ਨੂੰ भी ਭੰਨਤਾ है, असी पाकिस्तान ਨੂੰ भी ਭੰਨਤਾ है, असी आईएसएस से बदला अपना उसका भी ले लिया है, वो जो अपना सुलेमानी उसका भी बदला ले लिया। उन्होंने भी तो अपना मौलवियों जो वहां पे अपना इब्राहिम रईसी साहब है, उन्होंने भी फेस सेविंग करनी है, उन्होंने फेस सेविंग कर ली है। जो उनका गवर्नमेंट ऑपरेटेड मीडिया है, उन्होंने बड़े बड़े मैगजीन छापे होंगे, तो उन्होंने भी अपना कर लिया। आपने अमेरिका को खुश कर लिया, तो कहते हैं ना टारगेट अचीव, टारगेट अचीव। तो दोनों साइडों से ठीक हो गया, लेकिन इतना ही होना था, क्योंकि वो कहते हैं ना क्या पिद्दी का शोरबा, दोनों के हालात ऐसे ही थे। इससे ज्यादा कर ही नहीं सकते, इससे ज्यादा होना भी नहीं था। और मैं समझता हूँ अच्छा हुआ है, क्योंकि इस वक्त जो हालात पाकिस्तान के हैं, ना एक्सटर्नल ठीक है ना इंटरनल है, किसी के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं है आपके। यू आर कंप्लीटली आइसोलेटेड इन इंटरनेशनल कम्युनिटी, कंप्लीटली आइसोलेटेड। इसमें मुर्शद पाक ने एक मेजर रोल अदा किया है आइसोलेट करने में। इंडिया के साथ एक स्टेप आगे जाकर 2 स्टेप पीछे आ जाते हैं हर चीज में आप। वहां से भी ईरान के साथ आपने देख लिया, ये हालात हैं जब आपकी नेवल एक्सरसाइज हो रही है, उसी वक्त मिसाइल भी एक दूसरे पे चल रहे हैं। पठान भाईजान अफगानी है, रोजाना घुस के अंदर मार रहे हैं टीटीपी वाले। चाइना जो है आप सी पैक बंद पड़ा है, सिर्फ एक आप क्या है वो अब IMF ने आपको पैसे दिए हैं। अब वो पता नहीं पाकिस्तान पहुंचते हैं या टोरंटो जाते हैं, कहां जाते हैं, या लंदन जाते हैं, ये अल्लाह जानता है बेहतर। सर वो इस पे भी जरा कमेंट कीजिएगा कि मैं अभी देख रहा था, काकड़ साहब आप कहते हैं कि वो अभी वो पहाड़ी पे चढ़े ही थे बर्फ वाली पे, पिछू कॉल आ गई थले आ जाओ, वो सर के जंग लग गई है। तो वो तारड़ साहब ये किसी से मुलाकात नहीं हुई उनकी, स्वाए ईरानी फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात हुई है, वो तो लड़ाई हो गई। किसी से मुलाकात नहीं, भैड़ी भैड़ी कंपनियां,
तार साहब, वजीर आजम पाकिस्तान जो है, मैं अमूमन ना गेस्ट लिस्ट देखता हूं कि जब वजीर आजम यूएन जाता है, डेवोस जाता है या इस तरह के फोरम पे जाता है, तो किसको मिलता है? तार साहब, इंटरनेशनल मीडिया ने इंटरव्यू किसका किया है? किसी बड़े पैनल पे हमारा वजीर आजम नहीं बैठा हुआ था। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर का इंटरव्यू उसने किया, वो जो CNN वाला है, फरीद जकरिया ने किया। हमने किसी को इंटरव्यू नहीं दिया। अब मैंने सारी जाके अपने PM की वेबसाइट पे देखा है सारा, हमने किसी को इंटरव्यू नहीं दिया। और मुलाकातें किससे हुई हैं? कंपनियों के CEO से। ओ भाई, कि कम से कम बायलैटरल मुलाकातें करो। और वो अभी वो जो चीमा आप साहब जैबरा वाली बात, मुझे इस पे मुझे थोड़ी सी इस पे करेक्ट कीजिएगा। जिन बिजनेसमैनों से मुलाकात आप कहाँ के, अमेरिका में जब आए थे? नहीं नहीं सर, इधर डेवोस में, स्विट्जरलैंड। वो भी कोई 2-4 उबर ड्राइवर होंगे पाकिस्तानी जिनसे मुलाकात हुई होगी। वह CEO कहां से आपके मिल गए आगे काकड़ साहब? कैसी बातें कर, यहां वॉशिंगटन DC में जो कहते हैं कि आप CEO, इधर भी CEO से मुलाकात हुई है। वो जिनके 2-2, 4-4 7-11 थे, उनसे मुलाकात हुई है उनकी, पाकिस्तानियों से। अब आगे मैं बताता हूं, 3 मुलाकातें बड़ी अहम हुई हैं काकड़ साहब। एक तो इमिग्रेशन अफसर था जो जब ये लैंड किया है, जो जिसने इनके पासपोर्ट पे स्टैंप लगाई, उससे मुलाकात हुई इनकी। दूसरी जो 2 मुलाकातें हुई हैं, एक जो परमानेंट नुमाइंदा पाकिस्तान का, उससे मुलाकात हुई है। तीसरी मुलाकात जो स्विट्जरलैंड में पाकिस्तान का एम्बेसडर, उससे 3 मुलाकातें हुई हैं। ये कम है मुलाकात? मैंने आपको बताया था F11 में इनके पड़ोसी को नहीं पता काकड़ साहब कौन है। और आपको पता है, जो इनको, आपको पता होना चाहिए चीमा साहब, आप इस्लाम में बैठे हैं, कि ये क्वेटा से इस्लामाबाद पहुंचे कैसे। आपको पता होना चाहिए कि कैसे पहुंचे, इनको कौन लेकर आया था, सेनेटर किसने बनवाया था, व्हाट इज हिज पोजीशनिंग। मैं एक बड़ा छोटा सा बंदा हूं, जो मैं कहता हूं ना, कड़े में से इनका नाम निकला है। कोई 9-10 सेनेटर, 2-10 लोगों को क्वेटा से लाके इस्लामाबाद में प्लांट किया गया था, और उसके मुझे थे पिछली रिजीम के अंदर जो लेकर आए थे। उनके ये दोस्त अजीज थे सारे। आपके सेनेट के चेयरमैन साहब को लाया गया था, जिसके बारे में अगले दिन आपके जरदारी साहब ने कहा था कि वो आपका बंदा तो चला गया, अब आपको कौन ऑपरेट करेगा। उन्होंने कहा और भी कही है भाई, उसी तरह का लोग इन जो वही लेकर इनको भी आए थे, काकड़ साहब को। तो जब बंदे का स्टैचर ये हो, आप ख्याल करते, मैं आपको एक बताना चाहूंगा, मैं नाचीज आपके सामने बैठा हूं, मैं जिससे मीटिंग करता हूं बिजनेस, मैं 2 दिन पहले उस बंदे का नाम गूगल करता हूं। आपका क्या ख्याल है? अमेरिकन, ब्रिटिश, जितने जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोगों के नाम गूगल नहीं करते होंगे कि ये काकड़ साहब हु इज ही, इससे मिलना चाहिए, या इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम, और या इज आइदर इट विल ब्रिंग समथिंग टू माय स्टैचर और माय पोर्टफोलियो, और इट विल ब्रिंग मी डाउन। आइदर मीटिंग दिस पर्सन विल ब्रिंग मी डाउन और इट विल एलिवेट माय स्टैचर। सोचने वाली बात। अब मैं उससे आगे पूछना चाहूंगा आपसे, जो मुलाकात आप कहते हैं ना फॉरेन मिनिस्टर ईरान से, साइड लाइंस पर हुई थी। साइड लाइन की मुलाकात आज मैं थोड़ा सा देखने वालों को बताना चाहूंगा वो क्या होती है। वो ये होती है हादसाती तौर पे कॉरिडोर्स पे, वो भी आ रहे हो तो आप भी आ रहे हो, तो आप सिर्फ ये कि हाउ आर यू सर, गुड मॉर्निंग, वो कहते जी थैंक यू सो मच, इट वाज नाइस मीटिंग यू। ये होती है साइड लाइन की मुलाकात। आप इसको कहते हैं कि इस पे आप पाकिस्तान की पॉलिसी डिस्कस हो रही है। मैं आपसे चीमा साहब पूछना चाहता हूं, आप डॉक्टर हैं, PhD इंटरनेशनल, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या है, आप मुझे बता दें। आप डॉलर के अलावा जो डॉलर देता है आप उसके पीछे चले जाते हैं, कोई है आपकी फॉरेन पॉलिसी? काकड़ साहब से बंदा को पूछ ही ले इंग्लिश में, what you representing, what you doing here, what you have to talk about, what you are assembling, what are you exporting, what you expect from us। ये 3-4 फंडामेंटल क्वेश्चन पूछ ले, क्या जवाब देंगे? कोई है जवाब आपके पास? मैं तो अल-ऐलान कहता हूं कि आप जो पैसे देता है आप उसके पीछे चल पड़ते हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे चाइना हो। इस वक्त 2 लोग ही हैं पैसे देने वाले, या वो देखे ना किस तरीके से आपके बरादरान हरमैन शरफैन ने किस तरीके से कहा कि IMF से लेटर लेकर आओ तो फिर पैसे देंगे। आप IMF के तलबे इसीलिए चाटते रहे ना कि वो आपके जो अरब भाई हैं, उन्होंने कहा था नहीं तुम फ्रॉडिये हो, IMF से डील करो, वो वॉच करेंगे, उनके अकाउंटेंट आके वॉच करेंगे तो हम तुम्हें पैसे देंगे। तो आपने बड़ी खूबसूरती के साथ मैनिपुलेट किया सारे सिस्टम को। लेकिन चीमा साहब देखें, जब तक को पाकिस्तान में पाकिस्तानी पैदा नहीं होगा, आप नहीं बचेंगे। ये जो ड्रामा कर रहे हैं 76 साल से, कि लोगों को बेवकूफ बनाना, दुनिया को बेवकूफ बनाना, जिस तरह से आप कभी कहते हैं जी, जाके कहते हैं जी एनवायरमेंट के लिए पैसा दें हमें, एनवायरमेंट आपके खराब हो गया, हम गए हैं, हम बह गए, पैसे दें। अब दुनिया को भी पता वो पैसे जाते नहीं पाकिस्तान। सबसे ज्यादा सबक किसने सीखा है आपसे? USAID ने सीखा है।
अब आपका हर पाकिस्तानी अखबार के ऊपर इश्तिहार होता है कि कहीं को फ्रॉडिया मिल जाए आपको, यूएसएड का पैसा खाता, डायल दिस नंबर। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बता दें आप। आपके हर पाकिस्तानी प्रिंट के ऊपर सबसे पहला इश्तिहार ये होता है कि इफ यू सी समबडी कमिटिंग फ्रॉड इन यूएसएड विद द यूएसएड प्रोजेक्ट्स, डायल दिस नंबर। आपने किस खूबसूरती के साथ खाया उनको, अफगान महाजरीन का नाम लेके आपने खाया, जलजले के पैसे आए आपने वो खाए, आपको सैलाब के अब आखिरी बात बताना चाहूंगा चीमा साहब, आपका रिसेंटली फ्लड आया, उन्होंने खेमे दिए, वो कहां से पकड़े गए? गंडापुर के घर से पकड़े गए खेमे, मिनिस्टरों के घरों पे। फजलुर रहमान साहब अपने जो जितने उनके सपोर्टर हैं उनको वो खेमे मिले। चीमा साहब फिर आप क्या समझते हैं कि लोग सारी दुनिया नाक में रोटियां डाल रही है, बेवकूफ बनी है, हम इनको बनाते रहेंगे बेवकूफ कितना अरसा? ये बंद हो जाएंगी, ये फैक्ट्रियां, ये आपके जो दुकानें फ्रॉडियों की बंद हो जाए जल्दी, अब आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि उसकी वजह ये है, जिस तरह आपको मैंने बताया था, अकॉर्डिंग टू द IMF, इकोनॉमिक सुनामी आ रही है, क्योंकि 3 बड़ी चीजें बड़े शॉर्ट स्पैन में हो चुकी हैं, कोविड, यूक्रेन वॉर और उसके बाद इजराइल वॉर। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि इस वक्त जो दुनिया का ट्रेड है, जिस तरीके से आपकी 2 चीजें थी कल मुझे जो मेरी नजर से गुजरी हैं, ना सिर्फ स्विस कैनाल की वजह से खराबी हो चुकी है, क्योंकि अब अफ्रीका की तरफ से आ रहा है, हर चीज ज्यादा पेट्रोल भी लग रहा है और टाइम भी लग रहा है। दूसरा, मैंने कल पढ़ा कि पनामा कैनाल जो है वो ड्राई होती जा रही है, उसमें से भी शिपों के गुजरने का, पहले जितने गुजरते थे अब उतने नहीं गुजर पा रहे, और अभी तक दुनिया की 80% जो है मोबिलिटी जो है, फ्रेट है, वो सारा शिपिंग है सारा। तो दुनिया को जब बुखार चढ़ेगा तो क्या होगा? वो अपने फंड्स खींच लेंगे, जिस तरह अभी आपको बताया था कि अमेरिका ने आपके फंड नहीं दिए, दुबई के अंदर जो हुई है आपकी एनवायरमेंटल जो है, उसमें अमेरिका ने कोई नहीं पैसा दिया। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये बंद हो जाएंगे प्रोजेक्ट, तो आप फिर आपको सोचना पड़ेगा। आपके जो वन वे लोग टिकट लेकर बैठे होते हैं, आपके बाबू जो हैं लूटने वाले लुटेरे, वो तो आ जाएंगे टोरंटो, लंदन, फिर आपको पाकिस्तान खुद ही चलाना पड़ेगा। और मैं इंतजार कर रहा हूँ उस जगह का कि जिस दिन पाकिस्तान की बुनियादें रखी जाएंगी। बड़ा अच्छा लफ्ज बोला था साहब आपने कि जिस दिन पाकिस्तान की बुनियादें रखी जाएंगी, इट मीन्स कि सारी जो जिस तरह हमने अपने आप को भी फेल किया है, पाकिस्तान को भी फेल किया है, एक फ्रेश बिगिनिंग होनी चाहिए जिसमें अवाम को, मुआशरे को, सोसाइटी को, स्टेक होल्डर्स को एक ट्रस्ट हो सिस्टम के ऊपर, और एक नया इमरानी मुआहदा, एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट चाहिए जिसमें जिसमें जो पेरिफेरी है और जो सेंटर है, जो हमारा मरकज है और हमारी जो सूबे हैं, उनके दरमियान एक कनेक्शन हो, ट्रस्ट बेसिकली वो हो। इसीलिए तार साहब लोग टैक्स नहीं देते, वो कहते हैं हमने इनको क्या टैक्स देना, ये तो चोर है। ये बिल्कुल आपने सही कहा, एक नई बुनियादें रखी जाएं पाकिस्तान की 2024 में, बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की। थैंक यू वेरी मच सारे तार साहब, इट्स ऑलवेज प्ले, रूह ताज़ा हो जाती है। मैं लिटरली आप झंझोड़ते हैं, फ्रेंकली स्पीकिंग, टू एवरीवन हु वॉचेस, कि एटलीस्ट क्या करना चाहिए। वी आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड ऑल्सो गिव द सोल्यूशन एटलीस्ट, कि लोग खुदारा समझने की कोशिश करें ताकि हम जो है वो किसी रास्ते पे चल पड़े। थैंक यू वेरी मच तार साहब, बहुत शुक्रिया सर।